हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट की इससे पहले हमारी 4 प्रैक्टिस सेट हो रखी हैं। अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो एक बार ज़रूर देखें। इससे पहले जो भी आपने प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, सबको रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि ये समय सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिवीजन का है। जो अभी तक आपने पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में पढ़ा है, उसको रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है। तो आपने जो प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, उनको भी रिवाइज़ किया कीजिए। आपने कौन-कौन से ब्रांच को कंप्लीट कर लिया है? तो हमने होम होम मैनेजमेंट तो हम कर ही रहे हैं। इससे पहले हमने टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन और सीडी के पार्ट को कर रखा है। 10 दिन लगभग 10 दिन हमें लगेंगे अपने होम मैनेजमेंट को कंप्लीट करने में। देन हम फिजियोलॉजी और हेल्थ साइंस इन दोनों को एक साथ ही कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर-अंदर समाप्त कर लेंगे। उसके बाद बचे हमारे 13 से 12 से 13 दिन जो हमारे बचेंगे, उनमें हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और पूरे के पूरे ब्रांच को एक साथ रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक? चलिए, अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। हम चलते हैं, बात करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट, जो कि है हमारा सेट नंबर 5। डिस्कस करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, औपचारिक संतुलन के 2 भाग हैं। आपने संतुलन पढ़ा है। संतुलन किसमें पढ़ा है? तो कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। उन्हीं 5 सिद्धांतों में एक हमारा सिद्धांत है संतुलन का। अब ये संतुलन आपका 2 होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अब जब हम औपचारिक संतुलन की बात करते हैं, तो औपचारिक संतुलन भी आपका 2 प्रकार का होता है। बताना है आपको वो कौन-कौन सा है। क्या आकर्षक और अनाकर्षक संतुलन है? अमितीय और सममितीय संतुलन है? द्विसुडौल और प्रत्यक्ष संतुलन है या फिर त्रिसुडौल और अप्रत्यक्ष संतुलन है? तो जब आपने कला के तत्वों को पढ़ा था, आपने औपचारिक संतुलन पढ़ा था। ये जो औपचारिक संतुलन होता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक आपका द्विसुडौल होता है और दूसरा आपका प्रत्यक्ष संतुलन होता है, यानी कि द्विसुडौल संतुलन और प्रत्यक्ष संतुलन। ये आपके औपचारिक संतुलन के प्रकार होते हैं और संतुलन जो आपका होता है, ये कला के सिद्धांत हैं। कला के सिद्धांत या डिज़ाइन के सिद्धांत दोनों एक ही होते हैं। कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। बड़े साधारण से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कला के तत्व कितने हैं? कला के सिद्धांत कितने हैं? ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि नहीं है। लय, ये भी हमारे कला के सिद्धांत हैं या डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। लय हो गया, दबाव हो गया, ये आपका संतुलन हो गया। संतुलन के साथ-साथ हम क्या-क्या बात करते हैं? तो हमारे जब कला के सिद्धांत की बात करते हैं, तो कला के सिद्धांत में आपका अनुपात, आपका एकरूपता, लय और साथ ही साथ संतुलन, संतुलन के साथ दबाव, 5 तत्व आपके 5 सिद्धांत आपके हो जाते हैं डिज़ाइन के। तो जब हम लय की बात करते हैं, तो लय प्राप्ति के आपने साधन पढ़ रखे थे और आपको बताना है कि इनमें से जो हम लयपूर्ण गति है, किस विधि से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या आकृति की पुनरावृत्ति द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं? या फिर हम आकार के नियमानुसार वृद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं? या हम विकिरण द्वारा लय नहीं प्राप्त कर सकते हैं? या फिर अनुपात की गति के द्वारा हम लय प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो आपने देखा था कि लय प्राप्ति के ये सारे साधन हैं, मतलब हम आकृति की पुनरावृत्ति करके भी लय प्राप्त कर सकते हैं। आकार में नियमानुसार वृद्धि करके, मतलब ऐसे पहले छोटा, बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही तो आप लय बनाते हैं। उसके बाद विकिरण द्वारा, इन
सभी के द्वारा हम लय प्राप्त कर सकते हैं, अनुपात के द्वारा लय हमने नहीं पढ़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहा जा रहा है, परिभाषा है, लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होना है। ये कथन किसका है? बड़ी छोटी-सी परिभाषा है, ध्यान रखेंगे। क्या ये क्रेग महोदय का कथन है, रस महोदय का कथन है, या फिर वान डॉमलेन का कथन है, या फिर रट का है? तो कल आपने एक पढ़ा था कि रट महोदय ने किसे कला का तत्व नहीं माना था, जिसमें आपके रेखा था, आकार था, प्रकाश था और एक कौन-सा ऑप्शन था याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन मुझे याद है उसी ऑप्शन में से कोई एक तत्व था जिसको रट महोदय ने कला के तत्व के अंतर्गत नहीं रखा था। ज़रा एक बार आप हमें वो बता दीजिए। हम बात कर लेते हैं, लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान है। मतलब किसी डिज़ाइन पर जब आपकी आँखें लयपूर्वक गति करती हैं, तो वही आपका लय कहलाता है। ये कथन किसका था? तो ये वॉन डॉमलेन का कथन था। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? जब हम दबाव डालते हैं, तो हमें क्या चीज़ नहीं सोचना चाहिए? वैसे आपको पता होगा कि ये जो दबाव है, क्या है? कला का तत्व है या कला का सिद्धांत है? तो आप कहेंगे कि ये कला का सिद्धांत है, यानी कि ये डिज़ाइन का सिद्धांत है। जब हम किसी वस्तु पर या किसी भी चीज़ पर हम दबाव डालते हैं, तो उससे पहले क्या नहीं सोचते हैं कि दबाव किस पर डाला जाए? दबाव कैसे डाला जाए? दबाव क्यों डाला जाए? या फिर दबाव कहाँ डाला जाए? तो दबाव डालने से पहले आप ये सोचते हैं ना कि हम किस चीज़ पर दबाव डालें, हम कैसे दबाव डालें, हम कहाँ दबाव डालें, लेकिन दबाव क्यों डालें, हम ये नहीं सोचते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, जो अभी तक आप क्वेश्चन करते आए हैं और जो अभी अगले 2-3 दिन तक क्वेश्चन करेंगे, क्या ये क्वेश्चन आपने सेम यही कॉपी पेस्ट अपने क्वेश्चन में नहीं देखा है, यानी कि आपने पेपर में नहीं देखा है? सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन डेफ़िनेटली देखा है। लेकिन आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर आपने बुक पढ़ा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपके बुक से ही निकाले हैं। तो आपको चीज़ों को रिवाइज़ करते चलना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे वो आपके बुक का हो, आपके 9 टू लेकर 12th की बुक का हो या फिर कोई अदर बुक का हो। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं, कुछ इस तरह से आप समझिए कि जो आपके बुक के क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं सीधे, यही आपके बुक से कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन। तो हमें सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलना है, भूलना मना है। अब आपको भूलना मना है, ठीक है? तो जब हम दबाव डालते हैं किसी चीज़ पर, तो ये नहीं सोचते हैं कि दबाव क्यों डालें, बाकी कहाँ डालना है, कैसे डालना है, किस चीज़ पर दबाव डालना है, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, विचारते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है, दबाव नहीं डाला जा सकता है, वस्तु को पृथक करके, वस्तु को समूहबद्ध करके, विपरीत रंगों का प्रयोग करके या फिर सजावट का उपयोग करके। तो आप इतना समझिए कि आप किसी भी चीज़ को पृथक करके दबाव नहीं डाल सकते हैं। दबाव कैसे डाल सकते हैं? वस्तुओं को समूहबद्ध करके हम दबाव डाल सकते हैं। रंगों में हेर-फेर करके, विपरीत रंगों का उपयोग करके हम दबाव डाल सकते हैं। सजावट का उपयोग करके हम दबाव डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ों को पृथक करके हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गृह विज्ञान के क्षेत्र में आता है, क्या आता है? सौंदर्य कला का ज्ञान आता है, रसायन और भौतिक विज्ञान आता है, शिल्प कला आता है या फिर गृह विज्ञान, गृह व्यवस्था तथा शिशु पालन आता है। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र ये आपके तीनों आ जाते हैं। शिल्प कला, आपको पता होगा कि पहले हम गृह विज्ञान को कई नामों से जानते थे, घरेलू विज्ञान, शिल्प कला, घरेलू कला, कई नामों से जानते थे।
लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा है गृह विज्ञान का क्षेत्र पूछा जा रहा है, इसका नाम नहीं पूछा जा रहा है। तो गृह विज्ञान के कौन-कौन से क्षेत्र हैं? गृह विकास है, गृह व्यवस्था है, शिशुओं का पालन-पोषण है, यही सब तो हैं। आपके और ब्रांच नहीं दिए गए हैं, आदि का मतलब और भी चीज़ें आती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र है, कौन-सा है? आप देखिएगा, क्वेश्चन आपसे वही पूछे जा रहे हैं लेकिन इनके लैंग्वेज में आपको हेर-फेर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन घुमा-फिरा कर आपसे वही पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका बदल लिया जाता है। इनका थोड़ा-सा कह सकते हैं कि तरीका तो बदलते ही हैं, ये तरीका आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बदलता है। तो जब हम बात करते हैं गृह विज्ञान के मुख्य क्षेत्र की, तो भोजन और पोषण विज्ञान है, घर में अर्थव्यवस्था है, सिलाई विज्ञान है या फिर गृह व्यवस्था है। तो जब हम बात करते हैं गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र तो उसमें हम ध्यान रखते हैं गृह व्यवस्था का। अब गृह व्यवस्था में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। गृह विज्ञान से संबंधित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, पोषण विज्ञान है, शरीर क्रिया विज्ञान है या फिर उपरोक्त सभी। तो गृह विज्ञान से ये सारे संबंधित हैं। जब आप पहली क्लास लेते हैं गृह विज्ञान की, कहाँ पर लेते हैं? अगर बात किया जाए जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं, वहीं पर हमें काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि हम गृह विज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, गृह प्रसार के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, प्रसार शिक्षा का गृह विज्ञान से क्या संबंध है ये पढ़ते हैं। वहीं पर आप एक पॉइंट देखते हैं, क्या? गृह विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। तो आप देखते हैं ना कि गणित से भी संबंध है, इसका समाजशास्त्र से भी संबंध है। मतलब ये हर एक क्षेत्र को छू रहा है। जो हमारा गृह विज्ञान है, ये हर एक क्षेत्र को टच कर रहा है। मैंने देखा है आपके पेपर में मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी टाइम से मैथ नहीं पढ़ा होगा, तो उनको बड़ा ही डर लगता होगा, हाय राम! मैथ भी आता है। तो इतना परेशान नहीं होना है, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे जो आप रोज़मर्रा में ऐसे छोटे-मोटे गणित लगाते रहते हैं। तो मैंने इस तरह के भी क्वेश्चन को रखा है बट वो आपको कल के क्वेश्चन में मिलेगा, कल या परसों जैसा भी होगा। तो आपको देखने को मिलेगा, मैं वहाँ से क्वेश्चन उठाऊँगी क्योंकि मैंने देखा आपके पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चन हैं। अगर आपने अपना यूथ देखा होगा तो उसमें भी आपको मिल ही जाते हैं क्वेश्चन। बड़े साधारण से होते हैं तो परेशान नहीं होना है, बेसिक सा क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे। तो जो ये हमारा गृह विज्ञान है, इन सभी विषयों को टच करता है यानी कि सामाजिक विज्ञान से भी इसका संबंध है। पोषण विज्ञान, आप आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ते ही पढ़ते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान से भी ये संबंध रखता है, आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये आपके कई विषयों को टच करता है, यानी कि इन सभी विषयों से हमारे गृह विज्ञान का संबंध होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। गृह व्यवस्था से तात्पर्य है, गृह व्यवस्था का मतलब क्या होता है? क्या भविष्य के लिए धन एकत्र करना है या परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके सदस्यों का उचित सहयोग प्राप्त करना है या फिर अपने रहन-सहन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है या विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति। तो जब हम बात करते हैं गृह व्यवस्था की यानी कि होम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो गृह व्यवस्था का मतलब ये होता है कि परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके सदस्यों का उचित सहयोग प्राप्त करना, यही आपका गृह व्यवस्था कहलाता है। अब चाहे आप इसे गृह व्यवस्था का अर्थ समझें और चाहे आप इसे गृह व्यवस्था की परिभाषा समझें, पूछा जाता है आपसे ये साधारण सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत है, सबसे अच्छा सिद्धांत क्या है? क्या गृह कार्य में कुशलता प्राप्त करना, ये गृह विज्ञान का गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत है या फिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा रखना या फिर परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्टि कर रखना,
परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य का देखरेख करना या ध्यान रखना। तो जब हम बात करते हैं गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत, तो ये क्या कहता है? ये सुख और संतुष्टि की बात करता है। यानी कि परिवार के सभी सदस्यों की सुखी व संतुष्टि रखना ये गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत होता है। ठीक? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या घर में शांति रहनी चाहिए? घर अत्यंत आकर्षक होना चाहिए? घर में खूब सफाई करनी चाहिए? या फिर गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए? तो जब हम बात करते हैं परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जो गृहिणी है, गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पर डे कहती हूँ, लगभग हर दूसरे तीसरे कहती हूँ कि आप कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ईमानदारी से बताना, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ओएमआर शीट भी ले रखी है प्रैक्टिस के लिए? साथ ही साथ आप में से इतने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस बुक भी कोई ना कोई ले रखी है? यूथ को छोड़ दीजिए, जैसे जो हमारा यूथ है, वो तो तब के लिए एक बेस्ट बुक है। जब आप अपनी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो साथ-साथ आप उसमें से ये भी देखें कि आपका कौन-सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हम जो क्वेश्चन जो हम थ्योरी की क्लास पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारा पेपर का पैटर्न रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये। यूथ करना तो आपके लिए मस्ट था ही, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था। बट अभी आपको ज़रूरत है एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जिसमें आपके हर हर मतलब ब्रांच के क्वेश्चन 125 दिए गए हों, आप उसको कर रहे हों। मतलब आप एक बार में अगर बैठें तो 2 घंटे के अंदर-अंदर 2 घंटे के अंदर-अंदर आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्रैक्टिस सेट ले रखा है और वो लगा रहे हैं? ज़रा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से तात्पर्य क्या है? क्या परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक होना, या परिवार में सुख और संतोष रहना, रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठना, या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम सुव्यवस्थित गृह प्रबंध की बात करते हैं, तो उसमें ये सभी आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया गया है। तो सुव्यवस्थित गृह प्रबंध का मतलब कि जो परिवार के सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, परिवार में सुख और संतोष, ये तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई आपके पास 4 ऑप्शन हो और चारों में से एक चुनना हो, तो हम सबसे पहले यही चुनेंगे कि सुख और संतोष होना चाहिए। साथ ही साथ रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो, यानी कि उपरोक्त सभी आपके सुव्यवस्थित गृह प्रबंध का अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाई है, क्या है? क्या भविष्य के लिए धन बचाना? क्या कमरों की साज-सजावट रखना? या परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह सफलता पाना? या भविष्य के लिए धन बचाना? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भविष्य के लिए धन बचाना, कमरों की साज-सज्जा करना, या फिर हम बात करें भविष्य के लिए धन बचाना, ये तो दोनों ऑप्शन एक ही हो गया। ये सब बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन परिवार की आवश्यकताओं में पूरी तरह से सफलता पाना, ये बहुत ही कठिनाई का काम होता है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है कार्य व्यवस्था का अर्थ है, कार्य व्यवस्था का क्या अर्थ है? क्या परिवार के समस्त कार्य को सुचारू रूप से करना, या फिर कार्य योजना तैयार करना, या फिर पारिवारिक कार्यों को घर के अन्य सदस्यों से करवाना, या फिर कार्यों के लिए नौकरों की व्यवस्था करना? तो कार्य व्यवस्था का तात्पर्य क्या हो जाता है? कार्य व्यवस्था का तात्पर्य ये होता है कि परिवार के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करना। कार्य योजना तैयार करना ये नहीं होता है।
आपका कार्य व्यवस्था का मतलब होता है कि परिवार के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करना। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आपसे? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि कार्य सूची तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप कार्य सूची तैयार कर रहे हों, तब आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? कार्य सूची को व्यवस्थित रूप देना, कार्य सूची समयबद्ध रूप से हो, कार्य सूची पारिवारिक आय के अनुरूप हो या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम कार्य सूची बनाते हैं तो इन सारी बातों पर हम ध्यान रखते हैं कि कार्य सूची को हम व्यवस्थित रूप दे दें, कार्य सूची समयबद्ध रूप से हो, साथ ही साथ कार्य सूची पारिवारिक आय के अनुरूप हो। ठीक, तो हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। गृह कार्य का मानवीय साधन है क्या है? शिक्षा है, अभिरुचि है, वाचनालय है या फिर आपका परिवार की आय है। मानवीय, अमानवीय। आपने पारिवारिक संसाधन पढ़े हैं या पारिवारिक साधन पढ़े हैं? उसमें आपने दो पढ़ा है, एक पढ़ा है मानवीय और एक पढ़ा है अमानवीय। मानवीय वो होता है जो मानव के अंदर में होता है, चाहे वो उसकी कौशल हो, ज्ञान हो, उसकी बुद्धि हो, उसका विवेक हो, उसका एक प्रकार से उसकी अभिरुचि हो, उसकी आकांक्षाएँ हों, उसकी रुचियाँ हों, ये सारे मानवीय होते हैं जिसे आप छू नहीं सकते हैं, जिसे आप चुरा नहीं सकते हैं और जिसे आप देख नहीं सकते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था अमानवीय। अमानवीय वो होते हैं जिन्हें आप देख सकें, छू सकें, चुरा सकें। कहने का मतलब जो भी आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, वो सब अमानवीय होते हैं। तो इसमें आपका एक ऑप्शन है ही बस अभिरुचि। ये आपका क्या होता है? ये आपका मानवीय संसाधन होता है। ठीक? उम्मीद कर रहे हैं कि मानवीय और अमानवीय आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार-बार बने हैं और आगे बनते भी रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। वैसे तो आपके लिए हर ब्रांच इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम किसी एक ब्रांच को ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। या आपने जब क्लासेस ली होंगी थ्योरी की क्लासेस तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा टाइम हमको लगता है न्यूट्रिशन साइंस को कवर अप करने में। अराउंड 60 क्लास हमारी पहुँचती है जब हम न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ते हैं। और सबसे कम हमारे जो एक्सटेंशन एजुकेशन है और इसी के साथ-साथ जो आपका होम मैनेजमेंट है, इन दोनों में कम समय लगता है। अगर हम सही से कम 1-1 घंटे की क्लास लें, तो लगभग-लगभग 30 से 35 क्लास में ये हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप और सबको देखेंगे तो इतना जल्दी नहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन लेकिन यहाँ से आपके ज़्यादा बनते हैं। जैसे अगर आप कोई भी अपनी बुक उठाकर देख लेंगे, चाहे आप बात कर लें 9th टू आप 12th की बात कर लें, वहीं से आप बुक देखेंगे तो होम मैनेजमेंट का पोर्शन आपको हर एक क्लास में मिलेगा मतलब 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो यहाँ के क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक? तो जब हम बात करते हैं पारिवारिक साधन की, अभी आपने पारिवारिक साधन से एक क्वेश्चन किया, तो जो पारिवारिक आय का प्रमुख साधन है वो क्या है? किराए से प्राप्त धन, बचत पर प्राप्त ब्याज, परिवार के सदस्यों का वेतन या फिर शारीरिक श्रम। तो जब हम पारिवारिक आय के प्रमुख साधन की बात करते हैं तो उसमें परिवार के सदस्यों का जो वेतन मिलता है वो आता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने आय प्राप्ति के कई सोर्स पढ़े हैं। जैसे एक जो आपका शारीरिक श्रम करता है उसको हम क्या देते हैं? मज़दूरी देते हैं। और जो आपका मानसिक श्रम करता है, उसको हम क्या देते हैं? वेतन देते हैं। हालाँकि जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, मैंने उसको आपको आंसर ही बता दिया। बट कोई बात नहीं, चलिए फिर से एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये बताइए कि जैसे जो मानसिक कार्य कर रहा है, उसको तो हम वेतन देते हैं। मतलब उसके पारिश्रमिक के बदले हम उसको वेतन देते हैं। मज़दूर जो कार्य करता है, उसके परिश्रम के बदले हम उसको मज़दूरी देते हैं।
तो उसी तरह से जो एक लेखक होता है, लेखक को उसके पारिश्रमिक के बदले में हम उसको क्या देते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है मूलभूत आवश्यकताएं हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं, तो 3 हैं। कौन-कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन है, नींद है, इच्छा पूर्ति है या फिर सुंदर वस्तु है? तो मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन आपका आता है, रोटी, कपड़ा, मकान ही आपका मूलभूत आवश्यकता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अभी आपसे यहाँ पर पूछा गया मूलभूत आवश्यकता क्या है? इसी क्वेश्चन को अभी आप आगे घुमा-फिरा कर देखेंगे, फिर से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है आपसे कि कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है किस पर? अधिक आय पर, आय से अधिक व्यय करने पर, आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय करने पर, कम व्यय अधिक आय पर। तो कुशल अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करेगी? आपको पता है कि कुशल अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? जब हम आय के अनुसार अपना बजट बनाकर और बचत करते हुए व्यय करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? सबसे कुशल अर्थव्यवस्था होता है। आपको पता है कि उपभोग का नियम दिया गया किसके द्वारा? अर्नेस्ट एंजल के द्वारा। उनके जो ये उन्होंने उपभोग का नियम दिया था, उसकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी। कारण क्या था? आप एक बार हमें ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और हमने आपको क्लास में इस चीज़ को मेंशन किया था कि इनकी आलोचना क्यों की गई है। जैसे हम बात करते हैं जब फ्रायड की, फ्रायड ने बड़ी ही अच्छी थ्योरी दी थी। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, आइसबर्ग की थ्योरी उन्हीं की थी। उन्होंने व्यक्तित्व की संरचना की बात की थी जिसमें हम इड, ईगो, सुपर ईगो बात करते हैं, है ना? 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल ही गए। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि कौन-सा सिद्धांत दिया। आप जब बात करते हैं फ्रायड की, तो इनकी बड़ी ही आलोचना हुई है। इनकी आलोचना का कारण क्या था? तो इन्होंने हर स्टेज पर सिर्फ़ लिबिडो के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। इसी वजह से इनकी आलोचना भी खूब हुई थी। तो वैसे ही आपके जो अर्नेस्ट एंजल हैं, इनकी भी आलोचना हुई थी, लेकिन इनकी आलोचना का कारण क्या था? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या है? अनिवार्य आवश्यकताएँ, आरामदायक आवश्यकताएँ, विलासिता संबंधी आवश्यकताएँ, जीवन रक्षक आवश्यकताएँ। परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? सबसे प्रमुख आवश्यकता वो होती है जो आपकी जीवन रक्षक आवश्यकता होती है। एक बारी को अगर आपका जीवन रक्षक ना होता, तो हम जा सकते थे अनिवार्य आवश्यकता पर। बट हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन है क्या? कि जीवन रक्षक आवश्यकताएँ। तो परिवार की सबसे प्रमुख आवश्यकता में जीवन रक्षक आवश्यकताएँ आपकी आती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। आय का वह भाग आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है कहलाता है। आय है वो, व्यय है वो, बचत है वो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका आप आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा व्यय ही तो होता है, हम उसे व्यय ही तो करते हैं। मतलब अपने आय को हम व्यय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बच जाता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, वो कहलाता है निसंचय कहलाता है, बचत कहलाता है, आय कहलाता है या फिर व्यय कहलाता है। व्यय तो वो होता है जिसको हम खर्च करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आय वो होता है जो हम कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जो शेष बचता है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात यानी कि आपके व्यय के पश्चात जो आपका शेष बचता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका बचत कहलाता है।
और अर्नेस्ट एंजिल के उपभोग के नियम का सबसे बड़ा दोष यही था कि उन्होंने बचत की बात कहीं पर भी नहीं की थी। बाकी उन्होंने नियम अच्छा दिया था, हमने पढ़ा है उनके पाँचों मद पूछे जाते हैं। पहला मद पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा किस मद पर खर्चा होता है ये भी पूछा जाता है। किस वर्ग, कितने वर्ग को लिया, 3 वर्गों को लिया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं तो ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। व्यय के बाद बचे व्यय के बाद बचे धन को अलमारी, तिजोरी, भूमि में दबाकर रखने या फिर समय आने पर काम में आने वाला जो धन है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे निसंचय कहेंगे, बचत कहेंगे, आय कहेंगे या फिर व्यय कहेंगे? तो जो आपने बचत का अपना धन रखा है अलमारी में, तिजोरी में, भूमि में दबाकर, पहले के लोग ऐसे ही पैसे रखते थे, तिजोरियों में रखते थे, ज़्यादातर ज़मीन में खोद के उसको गाड़ देते थे। आपने सुना होगा कि कभी जैसे मतलब हल-वल जोतते समय जो है लोगों को मटकी मिलती थी, उसमें ज्वेलरीज़ हुआ करती थी। तो ये कहानियाँ नहीं हैं, सच में ऐसा होता था। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ हमारे पास ही एक बड़ा-सा मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको, डी यहाँ पर बोलते हैं, आपको पता होगा जैसे कहीं-कहीं पर होता है, बड़ा ऊँचा-ऊँचा मिट्टी का बन जाता है, तो वहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली हैं जो कि वहाँ पर ज़मीन में गाड़ के रखी गई थी। जैसे बड़े-बड़े जिसमें गेहूँ, चावल रखे जाते हैं, सीमेंट के बनाए गए थे। जैसे अब देखते होंगे आप, हमारे घरों पर बनाए जाते हैं, सीमेंट वाली टंकियाँ बनाई जाती हैं, वैसे। अरे वो सब छोड़िए, वहाँ पर हम लोग देखे हैं, जैसे हम लोग के घर पे पहले, अभी तो लोगों के यहाँ टाइल्स वग़ैरह लग जाते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे टाइल्स ना लगा हो, सिर्फ़ सीमेंट से ही प्लास्टर चढ़ाया गया हो और नल जहाँ पर लगता है, तो वैसा वहाँ पर मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं जो दबी हैं, अभी भी दबी हैं। तो पहले के लोग अपने धन-वन का संचय ऐसे ही करते थे। आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि उनकी दादी, उनकी नानी कैसे करती थी, तो वो बताएँगे आपको। तो लेकिन हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, जो ये दबा कर या फिर कहीं पर गाड़ के रखा जाता है धन को, वो आपका निःसंचय धन कहलाता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24। ऐसी वस्तु जिनके प्रयोग से अत्यधिक सुख का अनुभव हो, किंतु उपभोग ना करने से कोई दुःख भी ना हो, वो वस्तु हैं, क्या हैं? अनिवार्यता है, आरामदायक हैं, विलासिता है या फिर साधन है। तो ऐसी वस्तुओं को जिसका आप उपयोग करते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन जब आप उपयोग नहीं करते हैं तो कोई दुःख भी नहीं होता है। इस प्रकार के जो वस्तु हैं हम उनको विलासितापूर्ण वस्तुओं के अंतर्गत रखते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्या? साधन, धन, प्रतिष्ठा या फिर बचत? तो आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। ठीक? अब वो साधन आपका किसी भी रूप में हो सकता है। किसी वस्तु के रूप में, कोई मुद्रा हो गई यानी कि धन के रूप में, वस्तु के रूप में, मान-सम्मान के रूप में, कुछ भी हो सकता है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं मतलब आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा होती है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। धन मत लगाइएगा, अदरवाइज़ आप धन लगा दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। सबसे अधिक सुखी वर्ग कौन है? जो अत्यधिक धनी वर्ग है, मध्यम श्रेणी का वर्ग है, श्रमिक वर्ग है या फिर संतोषी व्यक्तियों का वर्ग है। हमारे मन में वहम होता है, क्या? हम में से काफ़ी लोगों के मन का ये वहम होता है कि जिसके पास बहुत धन है वो बहुत सुखी है। ऐसा नहीं है, धन हमें चाहिए, लेकिन धन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास धन है तो हम बहुत सुखी हैं या जिसके पास धन नहीं है वो सुखी नहीं है। सबसे सुखी कौन है? जिसके पास संतोष है। जिसके पास संतोष नहीं है, अथाह धन हो, उसको खुशी नहीं मिल सकती है। ठीक? अभी आप एक दिन मैंने कमेंट देखा था, कोई कह रहा था कि पैसे से सारी दुनिया खरीदी जा सकती है। बिल्कुल खरीद सकते हैं आप, लेकिन संतोष को हम नहीं खरीद सकते हैं।
संतोष को आप कहीं से नहीं खरीद सकते हैं, संतोष आपके अंदर होता है। तो संतोष जो होता है वो जो संतोषी व्यक्तियों का वर्ग है वो सबसे सुखी है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब मैंने ये कह दिया कि संतोषी व्यक्तियों का जो वर्ग है वो सबसे सुखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाना है। भाई धनी भी होना पड़ेगा, धनी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास, हमारे पास, सबके पास धन की बहुत आवश्यकता है। तो सुखी वर्ग वही है। अभी अपने बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने जो हमें एग्ज़ाम में देना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो संतोषी व्यक्ति है, जो संतोषी वर्ग है वो सबसे सुखी वर्ग है, इतना ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम है? क्या जो वार्षिक बजट बनाया जाता है, जो मासिक बजट बनाया जाता है, साप्ताहिक बजट बनाया जाता है, या जो फिर आपका दैनिक बजट बनाया जाता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम बजट की बात कर रहे हैं, गृह व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जाए बजट कैसे बनाएं कैसे नहीं, तो बजट के लिए हमें मासिक याद रखना है। ठीक? मासिक बजट हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है किसे? जो घाटे का बजट है, संतुलित बजट है, बचत का बजट है, या फिर जो दैनिक बजट है। तो आपने बजट के कई प्रकार पढ़े हैं। घाटे का बजट, आप कमाते 100 हैं, खर्चा करते हैं 110। ठीक? संतुलित बजट क्या है? आपने 100 कमाया और 100 गंवाया, यानी कि 100 कमाया 100 खर्चा किया। लेकिन जब हम बात करते हैं बचत की बजट, तो ये आपका एक आदर्श पारिवारिक बजट होता है। इसमें आप 100 कमाते हैं, 80 खर्चा करते हैं, 20 अपना बचा कर रखते हैं। और ये हम बचत करते क्यों हैं? तो हम अपने भविष्य में आकस्मिक खर्चों के लिए या अपने किसी बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए हम बचत करते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बजट का नियम दिया था किसने? मेयर्स ने, हेंजिल ने, मार्शल ने, या फिर हिक्स ने? तो बजट का नियम किसने दिया था? बजट का नियम दिया था एंजिल ने, जिसे हम उपभोग का नियम कहते हैं। और आपको अभी अभी हमने बताया कि इनके उपभोग का जो नियम दिया था उसकी बड़ी ही आलोचना हुई। आलोचना का कारण क्या था? तो वो ये था कि इन्होंने बचत की बात नहीं की थी। ठीक? और इन्होंने अपने उपभोग के नियम में कितने मत दिए थे? 5 मत दिए थे। कितने वर्ग रखे थे? 3 वर्ग रखे थे। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? समय की, धन की, श्रम की, या फिर इनमें से सभी? तो हमें बचत इन सब की करनी है। इन सब की बचत हमें अपने दैनिक जीवन में करनी है। समय की, धन की और श्रम, तीनों की, या हम इसे समय, शक्ति और धन कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम व्यवस्थापन भी करते हैं। क्या? समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन। ठीक? इसी धन व्यवस्थापन में आप, ये धन व्यवस्थापन ही सबसे लंबा चौड़ा आपका चलता है। आप कम से कम 4 से 5 दिन इसको पढ़ते हैं। धन व्यवस्थापन है क्या? धन व्यवस्थापन करेंगे कैसे? इसकी सुविधाएँ कौन-कौन सी है? किस तरह से हम अपना बचत कर सकते हैं, अपने धन को बचा सकते हैं? क्या-क्या हमारे पास सोर्स हैं इनकम के? हम अपने इनकम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? यही सारी चीज़ें आप कम से कम 3-4 दिन तक पढ़ते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? घाटे के बजट को, बचत के बजट को, ये आपका बजट आ गया है, ये बचत का बजट है। ठीक? और संतुलित बजट को। तो हमें पता है कि जब हम पैसा बचाएंगे वही हमारा सबसे अच्छा बजट होगा, यानी कि जो बचत का बजट है ये सर्वोत्तम हमारा बजट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। क्या? व्यय कहलाता है, आमदनी कहलाता है, बैंक खाता कहलाता है, या फिर बजट कहलाता है? तो किसी भी परिवार का जो निश्चित अवधि में जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसी को तो हम बजट कहते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 पर। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए क्या? घर का काम स्वयं करना चाहिए, घर का काम नौकरों से करवाना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए या फिर पढ़ना लिखना चाहिए? तो जीवन स्तर को अगर ऊंचा उठाना है तो एक गृहिणी को अपने घर का काम स्वयं करना चाहिए। ठीक। अब इसमें आप हमको मत दोष दीजिएगा, ये आपके बुक में लिखा है, नहीं तो आप ये बोलें कि हम बोल रहे हैं कि गृहिणियों को अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घर का काम स्त्री को स्वयं करना चाहिए, ऐसा आपकी बुकें बताती हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पर। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान होना, उपरोक्त सभी। तो जब हम बजट बना रहे हैं तो बजट बनाने का उद्देश्य हमारा क्या होता है कि हम अपने आय का ज्ञान हो, हमें हमें ज्ञान हो अपने आय का, हम अपने व्यय पर नियंत्रण कर सकें और साथ ही साथ हम कुछ बचत भी तो कर सकें। तो बजट हम इसीलिए बनाते हैं, इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम बजट बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है, मकान नहीं है या फिर फैशन नहीं है? तो बजट के मुख्य मद अगर हम बात करें, एंजल की उन्होंने 5 मदों की बात की है। आपका मुख्य मद कौन सा नहीं है? तो फैशन। फैशन आपके बजट के मुख्य मदों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर। पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? आई थिंक ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन होगा, बट देखते हैं। मेंडल ने किया, एंजल्स ने किया, अरस्तू ने किया या फिर बेंजामिन ने किया? तो हमें पता है कि पारिवारिक बजट या बजट किसने दिया था? बजट का नियम एंजल्स ला के द्वारा दिया गया था, यानी कि उपभोग का नियम किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था। इसी को, इनके जो उपभोग का नियम है, इसी को हम पारिवारिक बजट भी कह देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पर। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार बजट तैयार करना या फिर कंजूस होना? कंजूस और मितव्ययी में फर्क होता है। ठीक। गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या सुचारू बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो आय के अनुसार हमें अपना बजट बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर की इनकम 10,000 है तो हम खर्चा जो है वो 11,000 का कर लें, या हमारे घर की इनकम जो है वो 15,000 है तो खर्चे हम 20,000 के कर लें। नहीं, हमारा गृह व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चलेगा जब हमारा जो व्यय का बजट है वो अपने आय के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है? मकान नहीं है, भोजन नहीं है, दुकान नहीं है या फिर वस्त्र नहीं है? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान ये क्या होती हैं? मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं और इनको हम बजट में लिखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमारी इनकम कम है तो हम 2,000 के बदले हम 1,500 के कपड़े ले लेंगे। हम 2,000 मतलब महीने में अगर हर महीने कपड़ा ले रहे हैं तो हो सकता है 1 आध 2 महीने गैप कर दें, ऐसा कर सकते हैं, बट ये हमारे मुख्य मदों में आता है। लेकिन दुकान ये हमारे मुख्य मद में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है क्या? आय में वृद्धि करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय व्यय का पूर्वानुमान लगाना या फिर आकस्मिक व्यय का ज्ञान होना? तो पारिवारिक बजट बनाने में सबसे पहले आवश्यक क्या है? अब आप आकस्मिक व्यय का अंदाजा तो लगा नहीं सकते हैं। आकस्मिक मतलब अचानक जो चीजें होती हैं, अब इसका तो हम अंदाजा लगा नहीं सकते। व्यय पर नियंत्रण, आय में वृद्धि। सबसे पहले पारिवारिक बजट बनाने में सबसे पहले आवश्यक ये है कि आप अपने आय व्यय का पूर्वानुमान लगा लें कि हमारी इनकम कहाँ-कहाँ से आ रही है और हमें व्यय कहाँ-कहाँ पर करना है। ठीक? तो आपका राइट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? थर्ड वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 पर। मासिक बजट बनाना आवश्यक है, क्यों? आकस्मिक व्यय के लिए, दैनिक खर्चों के लिए,
आय व्यय में संतुलन के लिए या फिर व्यय पर नियंत्रण के लिए। तो मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? ताकि जो हमारा आय है और जो हमारा व्यय है, हम उसमें संतुलन कर सकें। अगर हम बजट नहीं बनाएँगे, तो जो हमारा इनकम है, हम उससे ज़्यादा खर्चा कर देंगे, ठीक? तो हमें जब आय व्यय में संतुलन रखेंगे, कैसे? मासिक बजट बनाकर कि हमें इस महीने यहाँ से इतनी-इतनी इनकम आनी है और हमारे खर्चे यहाँ-यहाँ पर इतने-इतने होने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41 पर। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है क्या? भोजन है, दुकान है, मनोरंजन है, फर्नीचर है। तो मुख्य मद में आपका एक ही दिख रहा है, क्या है? भोजन है। तो पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? तो मुख्य मद आपका भोजन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 पर। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? क्या भोजन है, आवास है, वस्त्र है, उपरोक्त सभी हैं? तो ये तीनों मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में आते हैं। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। यही 3 मानव की मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं। और ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये आप 3 ब्रांच में पढ़ते हैं। भोजन कहाँ पढ़ते हैं? भोजन आप आहार एवं पोषण विज्ञान में पढ़ते हैं। आवास आप कहाँ पढ़ते हैं? जब आप होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर आवास के बारे में पढ़ते हैं। और जब आप वस्त्र की बात करते हैं तो वस्त्र को आप टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र एवं परिधान आपका एक पूरा ब्रांच ही है। तो इन तीनों के बारे में आप बहुत तगड़े में पढ़ते हैं। अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं इनकी, 5 ब्रांच आपकी जो मुख्य तौर पर हैं, उसमें से 3 तो आपके यही भोजन यानी कि आहार एवं पोषण के हैं, आवास से संबंधित और वस्त्रों से संबंधित हैं। तो हमारी यही मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बजट में आय व्यय का वितरण या विवरण कितनी अवधि का होता है? 1 सप्ताह का, 1 माह का, 1 वर्ष का, एक निश्चित अवधि का। तो यहाँ पर हम किसी कंपनी का बजट नहीं बना रहे हैं या हम पूरे देश का बजट थोड़ी ना बना रहे हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं अपने परिवार का बजट, और परिवार के बजट की जब भी बात आएगी तो हम बात करेंगे 1 माह की, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 पर। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक है, कौन सा है? निर्धनता है, सामाजिक मान्यताएं हैं, अज्ञानता है या फिर सभी हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में ये सारी चीजें बाधक होती हैं। चाहे अब निर्धनता की बात कर लें, चाहे आप ये सामाजिक मान्यताओं की बात कर लें या फिर अज्ञानता की बात कर लें, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 पर। भगनाशा, ये भगनाशा, कुंठा, ये क्या है? ये सारे आपके मानसिक थकान होते हैं। और ये भगनाशा को आपने कहाँ पढ़ा था? जब आपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर ये आपने पढ़ा था, दमन, कुंठा, ये सारी चीजें पढ़ी थी। बात कर लेते हैं भगनाशा उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? प्राकृतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं या फिर सभी हैं? तो ध्यान रखिएगा, भगनाशा उत्पन्न करने में इन सब का हाथ होता है। प्राकृतिक कारक भी होते हैं, आर्थिक कारक भी होते हैं, सामाजिक कारक भी होते हैं, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 पर। मानव के मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? मनोरंजन है, घूमना है, रोटी कपड़ा मकान है या फिर व्यायाम है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन है? 3 है, कौन सी? रोटी कपड़ा और मकान है। ये क्वेश्चन आपने शायद 3-4 क्वेश्चन देख लिया, और तरीका देखिए, मतलब हर एक क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन एक ही आपसे पूछा गया है कि मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान ही है, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 पर। कह रहा है, मानवीय आवश्यकताओं में सर्वाधिक आवश्यक है भोजन, पत्रिकाएं, रंगीन टीवी या फिर प्रेशर कुकर? तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा भोजन की मूलभूत आवश्यकताएं या मानवीय आवश्यकताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व जो है वो आपका भोजन है। लेकिन आप हमें यही ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि आपका समय और आपका समय शक्ति श्रम, ये समय शक्ति दोनों एक ही बात है,
को बचाने वाला साधन इनमें से कौन सा है? कोई ऑप्शन आपका वही है, ऑप्शन चेंज नहीं होगा। बस हमने क्वेश्चन चेंज किया है और आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन एक स्त्री के लिए श्रम को बचा सकता है और समय को बचा सकता है? कोई एक उपकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। परिवार की सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकता है घर, भोजन, वस्त्र, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं रोटी, कपड़ा, मकान, इसमें ज़्यादा आपको समझना है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। भग्नाशा को समाप्त किया जा सकता है कैसे? विवाह करके, औषधीय औषधियों द्वारा, पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर या फिर प्रबल प्रेरणा के द्वारा। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, ख़ैर छोड़िए हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन की। कह रहा है भग्नाशा को समाप्त किया जा सकता है, तो विवाह करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। औषधियों द्वारा हर किसी का इलाज नहीं किया जा सकता है। हर चीज़ को आप धन से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि एक लोग ने कमेंट किया था कि ये कमेंट आज का नहीं है बट वो कमेंट पढ़ा है अभी भी। उन्होंने कहा था कि पैसे से सारी दुनिया खरीदी जा सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भग्नाशा को समाप्त करने की, तो ये आप प्रबल प्रेरणा के द्वारा भग्नाशा को समाप्त कर सकते हैं। बाकी ये तीनों इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं कि आप किसी का विवाह करा दें, उसकी भग्नाशा शांत हो जाएगी। औषधि खिला दें, भग्नाशा शांत हो जाएगी, या फिर उसको आप पर्याप्त धन दे दें, तो भग्नाशा शांत हो जाएगी। राइट आंसर आपका है प्रबल प्रेरणा द्वारा। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चनों की सीरीज अब 50 ही चलने वाली है क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत करवाने हैं और समय हमारे पास कम है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी एक दिन में नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, एक बार सोच कर देखिए कि आपको 50 क्वेश्चन एक दिन में मिल रहे हैं, यानी कि 7 गुणे 50 कर लीजिए, तो आपके 350 एक हफ्ते में क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यकीन मानिए कम नहीं है। अगर आप थियरी भी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को भी कर रहे हैं, तो काफ़ी आप एक दिन में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक? बात कर लेते हैं भग्नाशा का या भग्नाशा के परिणाम हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भग्नाशा से पीड़ित है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? घुटन हो सकती है, पलायन कर सकता है, दमन कर सकता है या फिर उपरोक्त सभी। तो भग्नाशा से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति भग्नाशा का शिकार हो चुका है तो उसको घुटन भी होगी, उसको उसका दमन भी होगा, वो पलायन भी कर जाएगा, सारी कंडीशन हो सकती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ 4-6 क्वेश्चन ही सही बट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। बाकी आज की क्लास को हम यही इतना रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप में से जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। बार-बार आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ पर भरे पड़े हैं। हर दिन का अगर आप 5 क्वेश्चन लीजिए और आप इंटू 100 कर दीजिए। 100 क्यों, हम 300 कर देते हैं। 100 करने का कोई 5 क्वेश्चन आप पर डे कर रहे हैं, आप 300 डेज़ ले लीजिए, तब भी आपके 1500 क्वेश्चन आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब ये तो कम बता रहे हैं आपको 1500, बाकी आप 65 दिन छोड़ चुके हैं। कभी-कभार हो सकता है कि प्रैक्टिस ना किया गया हो, बट वहाँ पर प्रैक्टिस आपकी पर डे होती है। और अभी तो हमने पिछले 3 से 4 दिन से क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दी है, 5 से कर दिया है हमने 10। क्यों? ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो रिवीजन की दृष्टि से आपके क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं, अगर हो सकता है कि यहाँ पर और क्वेश्चन कम पड़े, तो रिवाइज़ करने के लिए आपको और भी क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएँगे। देखेंगे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएँगे, बट अभी 10 बहुत हैं आपके लिए, ठीक? तो उम्मीद करते हैं आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है वो जॉइन कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। शाम 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, संख्या आपके क्वेश्चनों की 10 हो गई है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करके तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़रूर करिए, ठीक? क्योंकि रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। चलिए।
तब तक अपना ध्यान भी रखिएगा।